नमस्कार साथियों, रिमेनिंग डिजीज पोर्शन को लेकर अपना डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा था, जहां आपने अभी तक मल्टीपल प्रेगनेंसी, आईयूडी, डीआईसी, डायबिटीज ऐसे नामों के बारे में चर्चा सुने। आज के लेक्चर में और अपने पास जो रिमेनिंग स्मॉल दो तीन कंडीशंस हैं उनको लेकर डिस्कशन चलेगा और साथ ही इन सभी रिमेनिंग डिजीज कंडीशन से एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू आ चुके हैं उनका डिस्कशन चलेगा। उस कैटेगरी में आज के लेक्चर में रिमेनिंग डिजीज में फर्स्ट कैटेगरी में जो अपने पास नाम है सामने बोर्ड पे अवेलेबल, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम स्मॉल कंडीशन, पर यहां से दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अराइज होते हैं। कंटेंट कंप्लीट डिस्कस होंगे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से 3-4 बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो एमसीक्यू हैं। इतना सरल भी नहीं है वो कि बिना बीमारी पड़े आप उसका आइडिया लगा पाएं। तो मेहनत करते हैं, देखते हैं कि वो दो एमसीक्यू हमारे पास कौन से हैं और ये डिजीज हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आई है। तो सबसे पहले बताएंगे इसका मीनिंग, वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए, हाइपर का मतलब ज्यादा, एमेसिस का मतलब वॉमिटिंग और ग्रेविडेरम जो शब्द है उसमें प्रेजेंट है हमारे पास में ग्रेविडा। तो ग्रेविडा का मीनिंग क्या हो गया? प्रेगनेंसी। तो समरी में इन तीनों लाइनों को जोड़ दें तो डेफिनेशन बन जाएगी, प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वॉमिटिंग होना। प्रेगनेंसी में जनरल एक कॉन्सेप्ट होता है नोजिया वॉमिटिंग का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एचसीजी हार्मोन के कारण। इतनी इंफॉर्मेशन हमको है, लेकिन यहां बात यह चल रही है जब वॉमिटिंग का जो लेवल है नॉर्मल ना होकर के काफी ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तो कंडीशन हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बन जाती है। अब आपसे बोलें वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, कितनी ज्यादा? जवाब आएगा बहुत ज्यादा। अरे कितनी ज्यादा? अरे बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा कितनी? तो उसके लिए एक डेफिनेशन बनी है, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि डिस्टर्ब कर दे वो एडीएल, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। इतनी ज्यादा वॉमिटिंग आई कि प्रेग्नेंट फीमेल की एक्टिविटीज और डेली लिविंग डिस्टर्ब हो गई। क्या होती है एडीएल, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग? क्या होती है? जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, टॉयलेट जाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, ब्रेकफास्ट करना, पंचायत करना, फ्रूट्स लेना, खाना खाना, टीवी देखना, रेस्ट करना, वॉकिंग करना। दिन में करने के 50 काम होते, करे जाएं तो आलसपन छोड़ करके। पर यहां पे क्या हो रहा है? इन सब कामों की जगह क्या हो रही है? वॉमिटिंग। सुबह उठी तो वॉमिटिंग, टॉयलेट गई तो वॉमिटिंग, ब्रेकफास्ट टाइम हुआ वॉमिटिंग, पूजा टाइम हुआ वॉमिटिंग, रेस्ट का टाइम हुआ वॉमिटिंग, वॉकिंग टाइम हुआ वॉमिटिंग। तो पूरे दिन भर में करने को कुछ नहीं बचा, केवल वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग। तो डेफिनेशन है इतनी ज्यादा वॉमिटिंग कि उसकी एडीएल डिस्टर्ब हो जाए। सामने लिख देता हूं मैं आपके, ये वॉमिटिंग के लेवल के अकॉर्डिंग, इनफ टू डिस्टर्ब एडीएल। ये इसकी सबसे शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम इज ए कंडीशन ऑफ एक्सेसिव प्रेगनेंसी, एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिजल्ट इनटू डिस्टर्बेंस ऑफ एडीएल। नेक्स्ट वन, यहां से एमसीक्यू नहीं है, जहां से आएगा बता दूंगा। दो एमसीक्यू याद कराने ही है मुझे आपको, ये मेरा पर्पज है इस कंडीशन से। नेक्स्ट वन बात कर लें एक हल्की सी, तो सामने लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर। वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें ये एपिसोड होने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो हल्का सा आइडिया देता हूं, बोर्ड पर लिखता हूं, बात खत्म करता हूं और आगे चलता हूं। वो चीजें हैं कि पहला तो हार्मोन का रोल बता देते हैं। नॉर्मल वॉमिटिंग के साथ भी प्रेगनेंसी में हार्मोन होता है एचसीजी, तो यहां उसका नाम लिख देते हैं एचसीजी, उसका हाई लेवल। हार्मोन में एक नाम और जोड़ देते हैं प्रोजेस्टेरोन। जैसा कि अपन ने फिजियोलॉजिकल चेंजेस में देखा था, प्रोजेस्टेरोन के कारण ईसोफेगस और स्टमक के बीच का कार्डियक स्फिंक्टर
रिलैक्स रहता है, जिससे फूड मटेरियल रीगर्जिटेट होता है, वॉमिटिंग की सेंसेशन करवाता है। दोनों हार्मोन का रोल। फिर एक कंडीशन ले लेते हैं डिजीज की, जिसमें एचसीजी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। जवाब मोलार प्रेगनेंसी। इसके अलावा बात करें और भी चीजें अपने पास है, प्राइमी पैरा, जैसा बताया भी गया था, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को कैरी कर रही है फीमेल, उनमें सभी आने वाले सिम्टम्स का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि उनका तो पहली बार होता है। और जब भी किसी भी इंसान का पहली बार होता है, पूछिए मत कि उसका क्या हाल होता है। वही लॉजिक यहां पर प्राइमी पैरा। इसके अलावा एलर्जी, ये बहुत कॉमन टर्म है, मर्दों में तो बड़े रेयरली मिलता है, पर फीमेल में हर दूसरे को पता नहीं किसी ना किसी से एलर्जी होती है। जब देखो नाक मुंह चिढ़ाती रहती, मुझे इससे एलर्जी है। होता भी है, स्मेल से कई लोगों को फीलिंग होती है ये कि किसी को देखते ही उबाक आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है। यदि आपको किसी एलर्जी है, देखते ही वॉमिटिंग आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप वेजिटेरियन हैं और सामने आप गुजर रहे हैं सड़क के, जहां पर कसाई काट रहा है बकरा, तो देखते ही क्या सेंसेशन आ जाती है, वॉमिटिंग की। तो एलर्जी, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो वॉमिटिंग के लेवल को एक्स्ट्रा बढ़ा रही है। इसके अलावा बात यह भी चलती है, हमारे ओरल कैविटी और अपर जीआईटी ट्रैक्ट की म्यूकोसा मेम्ब्रेन को बनाए रखने के लिए विटामिन बी और सी का रोल होता है। सुना भी होगा आपने, जब भी मुंह में छाले पड़े, आपने बीकासूल का कैप्सूल लिया, और बीकासूल क्या था? विटामिन बी। या फिर अपन जानते हैं बहुत फेमसली, दांत मसूड़े की मजबूती के लिए विटामिन सी, लिमसी अपन स्वेलो करते रहते हैं। तो ये विटामिन जो म्यूकस मेम्ब्रेन मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि वो डेफिशिएट हो जाएं, तो उनकी डेफिशिएंसी से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने से ये सेंसेशन और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर हर फूड मटेरियल डायरेक्ट इरिटेंट की तरह काम करेगा। यदि म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट रहेगी तो फूड मटेरियल इरिटेट नहीं करेगा, ट्रैक्ट में जाएगा। लेकिन डैमेज रहेगी तो फूड मटेरियल स्टिक हो जाएगा और इरिटेंट बन जाएगा। तो ऐसे ही कई सारी थ्योरीज को अप्लाई किया गया है हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम के रिस्क फैक्टर में। आइए लिखते हैं उन सभी के नाम जो मैंने आपको सुनाए। हार्मोनल रोल्स की बात करें तो अपन ने हार्मोन का रोल बताया, नंबर 1 एचसीजी। दूसरा भाइला लेकर के आए तो नाम आया वहां पे प्रोजेस्टेरोन। एचसीजी का लेवल ज्यादा बताया तो बीमारी बताई मोलार। पहली बार का अनुभव बताया तो नाम दिया प्राइमी पैरा। किसी ना किसी विशेष से एलर्जी बताई, या अपने पास विटामिन बी एंड सी की डेफिशिएंसी बताई। तो ये अपने पास एक हल्की सी पिक्चर रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। बात करेंगे इससे आगे। अब अपने पास वो समय आ रहा है जब हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम से बनने वाले 2 एमसीक्यू में से पहला सामने आ रहा है। नाम देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, क्लिनिकल साइन। अब यहां गौर से सुनना दोस्तों, एक चीज होती है, पहले तो ऐसी बात करता हूं जनरल से, कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, और पानी की कमी का मतलब डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो वाइटल साइन चेंज हो जाएंगे हाइपोवोलेमिया के कारण। बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया और वाइटल साइन डिस्टर्बेंस ये आ सकते हैं। तो यहां पे क्लिनिकल साइन की 2 कैटेगरी बनाएंगे, इनिशियल और लेटर, शुरुआत में और बाद में। कहने का मतलब, जब शुरुआत में 2 4 5 बारी वॉमिटिंग हुई है तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम नहीं आएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। 2 4 वॉमिटिंग तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलती रहे और इस बीमारी में चलेगी, नाम ही क्या है, हाइपर एमएसएस, और लंबी चलेगी, तो डिहाइड्रेशन और वाइटल साइन डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स आएंगे। पहले ये 2 बात बोर्ड पे लिखता हूं मैं। क्लिनिकल साइन में जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताई, तो कैटेगरी में एक कैटेगरी आप लिखेंगे इनिशियल
और एक कैटेगरी मेंशन करेंगे आप लोग लेट। लेट कैटेगरी मेंशन करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि हमारी ये बीमारी 2-4 उल्टे के साथ नहीं है जाने वाली, लंबी चलने वाली है, इसीलिए नाम इसका हाइपर एमएसएस है। जब इनिशियल टाइम चल रहा है तो वहां पे नो डिहाइड्रेशन, इतना ज्यादा नहीं हुआ कि अकाल पड़ जाए, और नो डिहाइड्रेशन है तो वाइटल साइन भी कैसे मिलेंगे आपको? स्टेबल वाइटल्स। इसी प्रकार यहां बात करें, लंबे समय तक चलती रही तो अकाल पड़ गया, यस डिहाइड्रेशन, और हाइपोवोलेमिया के चलते हाइपोटेंशन टेकिकार्डिया हो जाए तो डिस्टर्ब्ड वाइटल। अब इनसे आप एक मदद लें ताकि जो मेरा एमसीक्यू वाली लाइन आने वाली है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपके सामने दो कंडीशन है, एक इनिशियल लिख दिया और एक मैंने लेटर लिख दिया। इन दोनों को एक झटके में देख के ही जवाब दो। आपको पूछो हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम वाली मदर का प्रेजेंटेशन इन दोनों में से कौन सा होगा, इनिशियल वाला या लेट वाला? जनरल सा क्वेश्चन। हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम वाली मदर का प्रेजेंटेशन इनिशियल वाला होगा या लेट वाला? तो जवाब देना कि गुरुजी हाइपर एमएसएस कंडीशन लंबी चलने वाली है, और लंबी चलने वाली है तो मरीज के अंदर प्रेजेंटेशन भी लेट वाला होगा। तो यदि आपसे पूछे हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सारे सिम्टम वही बताना जो लेट वाले कॉलम में मैं लिखूं, इनिशियल वाले मत बताना। अलग से एग्जामिनर जोर दे के पूछे इनिशियल में क्या होता है तभी आंसर देना। बात समझ रहे हैं? बहुत लंबे पहले समय आपको शुरुआत में एक बात ज्ञान की मैंने बताई थी कि जब तक सामने वाला समझदार ना बने तो आप भी 1.5 साने ना दिखें। जब तक वह स्पेसिफिक मेंशन करे तो ही आप अपना आंसर चेंज करें। एग्जांपल दे देता हूं, बहुत दिन हो गए दिए हुए। सिंपल सा पूछे अम्लाइकल कोड में कितनी वेसल्स होती हैं, जवाब देंगे 3। जोर दे के पूछे 4 महीने तक कितनी होती है, तो ही जवाब जाएगा 4। इसी प्रकार हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम में डिहाइड्रेशन होगा या नहीं होगा, आंसर देंगे यस होगा। अलग से पूछे इनिशियल पीरियड में डिहाइड्रेशन होगा या नहीं होगा, तो आंसर दें नहीं होगा। यह बात यदि आपके समझ में आई तो आप नहीं जानते आपने इस दुनिया के कितनी जनता के जवाबों को देने में समर्थ हो पाएंगे। क्योंकि अगला सवाल आ रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्केलोसिस। तो सुने, पूरे मेडिकल साइंस में कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऊपर से लॉस होता है वॉमिटिंग तो एल्केलोसिस होता है, और जब भी नीचे से लॉस होता है डायरिया तो एसिडोसिस होता है। उस बात को मैंने मान लिया। शुरुआत में वॉमिटिंग हुई और यहां पेशेंट को मैंने लिख दिया कि वॉमिटिंग में हमें हर मास्टर ने है सिखाया कि मरीज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंप्लेंट लाया। एक बात नंबर 2, और वो क्या? बात करें लेट में तो यहां फिजियोलॉजी ये है कि बहुत बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है तो कंडीशन है फूड मटेरियल बॉडी में नहीं है, जो भी खाया नहीं पचाया केवल गवाया, तो इंसान हमेशा भूखा नंगा पाया। ऐसी कंडीशन हुई, एम्प्टी स्टमक रहा तो बॉडी के अंदर जबरदस्त डिमांड हो रही है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा, अपन वॉमिट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में शुरू होता है बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म, और जबरदस्त फैट मेटाबॉलिज्म से बनती है कीटोन बॉडी। लंबे समय तक भूखे रहना, फैट का मेटाबॉलिज्म होना, एनर्जी के साथ कीटोन बॉडी बनना। इतनी कीटोन बॉडी बन जाती है कि पूरी बॉडी में कीटोनिक नेचर एसिडिक नेचर हो जाता है, और वो नेचर कहलाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। 2-4 उल्टियां करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस करके, गैस्ट्रिक जूस लॉस करके एल्केलोसिस में आ जाओगे। लेकिन लंबे समय तक वॉमिटिंग करोगे तो भूख मरते फैट पचा करके कीटोन बॉडी बना के एसिडोसिस में आ जाओगे। तो यहां पे लेट के अंदर आपको क्या मेंशन करना है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और बहुत सारे समझदार जीव जो सामने मजे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, वो अब समझ गए होंगे कि क्या एमसीक्यू पुटअप होने वाला है। और एमसीक्यू दोस्तों यही है, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम का पहला विशेष एमसीक्यू यही है
या आपसे एग्जामिनर पूछे कि इस कंडीशन में क्या होता है, एल्केलोसिस या एसिडोसिस, एल्केलोसिस या एसिडोसिस, तो मैंने क्या आपको सिखाया, जब भी परीक्षा वाला सिर्फ इतना पूछे तो सारा जवाब वही देना है जो लेट के कॉलम में आता है। आंसर क्या होगा, एसिडोसिस। जोर देकर के पूछे शुरुआत के समय में क्या होता है, तभी आंसर चेंज करना है, एल्केलोसिस। और जहां तक मैंने देखा एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को लेकर एग्जामिनर ने कभी जोर नहीं दिया, सरल पूछा, और सरल पूछा तो जवाब ये देना है। तो तैयार हो जाइए फर्स्ट एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू अपने पास सिंपल सा है, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम में क्या होता है, और जवाब क्या देंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये एक ऐसा सवाल है जो बिना पढ़े लिखे इंसान गलत कराता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही भ्रम पाला हुआ जाता है कि जब भी वॉमिटिंग हो एल्केलोसिस करो, जब भी वॉमिटिंग हो एल्केलोसिस करो। पर नहीं नादान बच्चों, गलती ना करो, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम हो तो लेट को मानते हुए एसिडोसिस करो। यह बताना मेरा कर्म और धर्म था जो सामने उपलब्ध है। आते हैं दूसरे एमसीक्यू पे जो अवेलेबल है हमारे पास इस सेगमेंट से। लाइन लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेशन। जिपमर पांडिचेरी के अंदर 2 बार पूछा गया सवाल है, देखते हैं क्या है वो। कॉम्प्लिकेशन जो रिलेटेड है वो एक्सेसिव वॉमिटिंग होने से विटामिन डेफिशिएंसी पे डिपेंड है। देखिए बहुत सारी वॉमिटिंग होगी, गैस्ट्रिक जूस, HCl, भयंकर एसिडिक नेचर, पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में ईसोफेगस से लेकर के ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन तक छाया रहेगा, बार बार खाना फेंकते रहेंगे। तो इस पूरे ट्रैक्ट के अंदर जितने भी विटामिन थे बी और सी म्यूकोसा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, वो सब भी लॉस होते रहेंगे। हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम की कॉम्प्लिकेशन बेस्ड है विटामिन की डेफिशिएंसी से, और उसमें भी स्पेसिफिक है विटामिन बी डेफिशिएंसी। बचपन में सिखाया जाता है कि विटामिन बी की कमी से क्या रोग हो जाता है, याद करते हैं ABCD, रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, तो बी में आता है बेरी-बेरी। अब जब बेरी-बेरी की डिटेल में जाते हैं न्यूट्रिशन और नर्वस सिस्टम के साथ, तो पता चलता है वो 2 प्रकार का होता है, ड्राई बेरी-बेरी, वेट बेरी-बेरी। ये ड्राई बेरी-बेरी जो होता है ज्यादा खतरनाक होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम पैदा करता है, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, वर्निक्स अपने पास नर्वस सिस्टम का एक एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है कई सारे सिम्टम्स के लिए, हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए, अटैक्सिक के लिए, मेमोरी के लिए। उस एरिया में डैमेज शुरू कर देता है। तो देखें किस प्रकार ये एक्सेसिव वॉमिटिंग ब्रेन के टिश्यू का बैंड बजाने में लगी हुई है। कॉम्प्लिकेशन में मैंने आपको कहा सारी कॉम्प्लिकेशन बेस है किसके ऊपर, इसके ऊपर। क्या लिखा, विटामिन बी डेफिशिएंसी पे। विटामिन बी डेफिशिएंसी से होने वाले बीमारी का नाम अपन क्या बता के आए हैं, बेरी-बेरी। और बेरी-बेरी की बात जब चलती है तो उसके अंदर 2 कैटेगरी आती है, कौन कौन सी, ड्राई वाली और वेट वाली। नाम लिख दिया मैंने, ये ड्राई और ये वेट। वहां भी ये बताया कि ड्राई बेरी-बेरी किसको जाकर खराब कर देता है, वहां पे अपन ने ब्रेन का एरिया बताया वर्निक्स, वर्निक्स एरिया, और उसमें हो जाती है एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी का मतलब होता है नर्वस टिश्यू के अंदर पैथोलॉजी पाया जाना। इस प्रकार से प्रेजेंटेशन हुआ, विटामिन बी की कमी हुई, बेरी-बेरी हुआ, 2 नेचर लेकर के आया, और ड्राई वाले ने क्या कर दिया, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। ये इसका रूटीन वर्क है, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम का रूटीन वर्क है। अब सुने सेकंड एमसीक्यू, वो ये पूछा गया जब किसी इंडिविजुअल में वर्निक्स एरिया में पैथोलॉजी शुरू होती है तो उसमें अटैक्सिक, निस्टैग्मस, कंफ्यूजन जैसे शुरुआती लक्षण आते हैं, और लंबे समय तक किसी का वर्निक्स खराब रहे, लंबे समय तक वर्निक्स एरिया के फंक्शन डिस्टर्ब रहे, तो वहां पे लेट कॉम्प्लिकेशन,
जो पूछी गई है एग्जाम के अंदर, लेट और लास्ट कॉम्प्लिकेशन जो आती है, कोर्सक ऑफ साइकोसिस कहलाती है। कोर्सक ऑफ साइकोसिस, और साइकोसिस का मतलब होता है जब इंडिविजुअल इंसाइट लॉस करता है, उसकी कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाती है। मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तुम कौन हो, कंप्लीट मेमोरी लॉस, साइकोटिक सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, कोर्सक ऑफ साइकोसिस बोलते हैं। और यह ऑप्शन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि हाइपर एमएसएस ग्रेविडियम की लेट और लास्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। तो आइए देखें, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी से लास्ट वन अपने पास क्या हो गया, जो एग्जाम का क्वेश्चन बना, कोर्सक ऑफ साइकोसिस, जिसके अंदर पेशेंट को हो गया लॉस ऑफ मेमोरी, और ये सवाल एग्जामिनर एज ए कॉम्प्लिकेशन पूछ गया। तो यहां बात समझने की है, जो डिहाइड्रेशन वाली बात थी वो तो सिम्टम है हाइपर एमएसएस का। कई बार जनरली यहां भी धोखा खा जाते हैं कि हाइपर एमएसएस ग्रेविडियम का कॉम्प्लिकेशन पूछा और आपने ज्यादा वॉमिटिंग, फ्लूइड लॉस समझ करके डिहाइड्रेशन दे दिया। नहीं, डिहाइड्रेशन तो इसका कैरेक्टर है। कॉम्प्लिकेशन की जब बात करेगा तो जवाब क्या देके आना है, कोर्सक ऑफ साइकोसिस। तो ये अपने पास हमारे आज के लेक्चर हाइपर एमएसएस ग्रेविडियम से अराइज होने वाला सेकंड एमसीक्यू। तो दो एमसीक्यू के साथ करते हैं हाइपर एमएसएस ग्रेविडियम को विदा। लास्ट वन बड़े सिंपल से हैं, देख लेते हैं इसके अंदर इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन की बात ऐसी है, तो देखो दोस्तों, जबरदस्त लॉस हुआ है तो एक ही इलाज है, फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। बोतलें चढ़ाओ, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाओ, जितनी भी जानते हो, आरएल, एनएस, डेक्सट्रोज। उसका एक प्रिंसिपल है बस छोटा सा। क्या प्रिंसिपल है, जितनी वॉमिटिंग आ रही है उसके अलावा 3 लीटर देना। इंटरवेंशन में एक ही काम करना है, फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। देना कितना है, जितनी वॉमिटिंग करी उससे 3 लीटर ज्यादा। सामने बोर्ड पर मेथड देखते हैं किस मेथड से देते हैं। तो अपने पास एक ही मेथड है, फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। देने का तरीका पूछा तो तरीका क्या बताया, 3 लीटर प्लस अमाउंट ऑफ वॉमिटर्स। जितना भी वॉमिट किया 200 ml, 400 ml, 500 ml, उसमें 3 लीटर ऐड करें। अब इस 3 लीटर के अंदर एक चीज बता रहे हैं कि इस 3 लीटर में आपके पास देने के लिए NSBF 0.9%, RLBF 5%, डेक्सट्रोज 5% वाटर भी है। कैसे देंगे, तो वहां यह कहा कि हाइपोग्लाइसेमिया एनर्जी लॉस है, तो 3 में से कम 1.5 लीटर तो डेक्सट्रोज वाटर देना है। बाकी 1.5 में आप NS और RL दोनों दे सकते हैं। तो 3 लीटर का देने का डिवीजन किस प्रकार से बताया गया कि इस 3 लीटर में 1.5 करके 2 डिवीजन बनाएं, और 1.5 में D5W कंपल्सरी, और इस वाले में या तो NS या R। नेक्स्ट वन, इसके अलावा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, फार्माकोलॉजी यूज करनी है, ड्रग देनी है, तो बात यह सोचने की प्रेगनेंसी में इजीली ड्रग्स नहीं दी जाती है, फिर भी सेफेस्ट ड्रग की कैटेगरी में आती हैं, वो दे सकते हैं, तो ओंडास्टिरोन। इसके अलावा एक बहुत अच्छी लॉजिक, जब भी आपके साथ कभी वॉमिटिंग का एपिसोड हुआ होगा, कभी तो जिंदगी में वॉमिटिंग आई होगी, तो सीन याद करें, वॉमिटिंग के समय आप क्या करते हैं, हाथ दीवार के लगा हुआ, मुंह वॉश बेसिन पे झुका हुआ, और पेट की मांसपेशियों से शुरू होके छाती की आंतड़ियों तक को खींच करके उल्टी बाहर निकल, पूरा ऐसे, पूरे एब्डोमेन की मांसपेशियां और अपने रिब पूरी कॉन्सेंट्रेट, और जैसे वॉमिट निकलते उसके बाद गैस, नॉर्मल एपिसोड। वॉमिटिंग के बाद ऐसा रिफ्लेक्स बॉडी से जब बाहर आता है तो डिस्निक स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्कंफर्ट स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन टू इंप्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस भी रिकमेंड होता है। तो फार्मा की 2 ड्रग जो यहां पे आप ऐड कर सकते हैं, उनमें नाम लिख सकते हैं, सेफ इंजेक्शन ओंडास्टिरोन
और रेस्पिरेटरी इंप्रूवमेंट के लिए हाइड्रोकॉट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अपने पास रिमेनिंग डिजीज कंडीशन के अंदर आज के लेक्चर में इन्वॉल्व होने वाला फर्स्ट पोर्शन था, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। कंप्लीट लेक्चर में 2 एमसीक्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहे। नंबर 1, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम में क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जवाब क्या दोगे? एसिडोसिस। नंबर 2, लास्ट और लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? जवाब कोर्साकॉफ साइकोसिस। का मतलब मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम आना, जिसकी शुरुआत ब्रेन के वर्निक्स एरिया में पैथोलॉजी से हुई थी। दैट्स इट। मूव फॉरवर्ड। अगली डिजीज कंडीशन, स्मॉल डिजीज कंडीशन क्या है? इंफॉर्मेशन सामने बोर्ड पे ये लीजिए। एनीमिया ब्लड चैप्टर में बड़ा डिटेल से चलने वाला एनीमिया, और यहां ओबीजी में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। यहां ओबीजी में सामने जो सवाल है, सबसे पहले आ जाए अबाउट में। तो अबाउट के अंदर इसके बारे में सामान्य जानकारी, और वो ये प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन कौन सा एनीमिया होता है और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की कसम आपको सनम की आप जवाब बता के जाएंगे। वहां हमने सीखा था फिजियोलॉजिकल एनीमिया, हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का मतलब बहुत ज्यादा प्लाज्मा होने से हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कंपैरिजन में कम हो जाती थी। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन भी ज्यादा, प्लाज्मा भी ज्यादा, आरबीसी भी ज्यादा, पर पानी के कंपैरिजन में, प्लाज्मा के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन कम, और ऐसे कंसंट्रेशन कम होना कहलाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रिंसिपल क्या है? पानी में घोल दिया, इसीलिए हीमोडाइल्यूशन। 2 लाइनें हमें याद हैं, बताएं और आगे चलें। तो मोस्ट कॉमन एनीमिया प्रेगनेंसी में बताना है, तो अपने पास कौन सा है? वो आयरन डेफिशिएंसी। और इस आयरन डेफिशिएंसी का लॉजिक जो बताया जाए, प्रिंसिपल जो बताया जाए, वो प्रिंसिपल क्या है? हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन ये अपने पास। नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट के अंदर ऐसी चीज आ रही है जो माथे पे ये लेकर आ रही। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, पर फिर भी सुने। और वो लॉजिक क्या है? कितने ग्राम हीमोग्लोबिन से कम हो तो एनीमिया डिक्लेयर करें। तो इसको लेके बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। लेस देन 10 और लेस देन 11 को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। लेस देन 10, लेस देन 11 को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। उस कंट्रोवर्सी को अपन क्लियर करेंगे। वो क्या है? तो सुने। सेंट्रल सर्कुलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन जैसी 2 बातें होती हैं एनीमिया के अंदर। आईज के एग्जामिनेशन से या अपनी पेरिफेरल फिंगर नेल्स के एग्जामिनेशन से पता लगाते हैं एनीमिक कंडीशन का, कमजोरी का। यदि आपने नेल्स में देखा तो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, और यदि आपने आईज के व्हाइट पार्ट में देखा तो वो सेंट्रल सर्कुलेशन है। अलग अलग परिभाषाएं। सेंट्रल सर्कुलेशन में लेस देन 10 और पेरिफेरल सर्कुलेशन में लेस देन 11 ये होता है। अब आज तक मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा जिसने सेंट्रल सर्कुलेशन या पेरिफेरल सर्कुलेशन करके सवाल पुटअप किया हो। वहां तो क्वेश्चन सिंपल पुटअप होता है, कितने ग्राम से कम एनीमिया। तो दोस्तों अड़े रहें, बने रहें इस बात पे कि हम पहले आंखों में देखते हैं या नाखूनों में देखते हैं। तो दोस्तों पहले आंखों में देखते हैं। इस हिसाब से आंसर लेस देन 10। अभी प्रीवियस ईयर में एमपी सीएचओ में एग्जाम हुआ था, वहां उन्होंने आंसर लेस देन 11 मान लिया। मान लेने दीजिए, वो सीएचओ है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप प्रिपेयर रहे इन फ्यूचर हर एग्जाम के लिए, आंसर देके आना लेस देन 10। तो सामने बोर्ड पे मेंशन कितने ग्राम परसेंटेज से कम पे आप डिक्लेयर करेंगे एनीमिया। योर आंसर विल बी लेस देन 10। पहला क्वेश्चन एनीमिया का
आपके लिए। सेकंड वन जो क्वेश्चन अराइज होता है वो स्टार्ट होता है इसके छोटे से क्लासिफिकेशन से। उस क्लासिफिकेशन में 4 रेंज है, उन 4 रेंज को मैं लिखता हूं बोर्ड पे। एक कैटेगरी अपने पास माइल्ड, एक नाम आता है मॉडरेट, एक नाम आ जाता है सीवियर, और ऐसी कंडीशन भी मिलती है कभी कभार कि आ जाता है अपने पास में वेरी सीवियर। और नो डाउट 100% यहां से आपके पास एक और एमसीक्यू है, बिल्कुल है, कंफर्म है। हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरियम से भी 2 एमसीक्यू थे और एनीमिया से भी 2 एमसीक्यू हैं, बड़े कॉमन से हैं। पहला तो परिभाषा से, कितने ग्राम परसेंटेज कम से डिक्लेयर करोगे, और दूसरा यहां टेबल से। टेबल में लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट वन जो माइल्ड कैटेगरी है वो नेचर है 8 से 10 की रेंज। मॉडरेट कैटेगरी जो है 8 से 7 की रेंज। सीवियर कैटेगरी जो है लेस देन 7, और वेरी सीवियर है लेस देन 4 ग्राम परसेंटेज। यदि हिमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 8 से 10 के बीच में एग्जामिनर बताए तो जवाब माइल्ड दें, 8 से 7 बताए तो मॉडरेट दें, 7 से कम बताए तो सीवियर दें, 4 से कम बताए तो वेरी सीवियर दें। और ये वाली जो चीज है ये अभी आपके रिसेंट एम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप हुआ था, जहां लिखा था कि एंटीनेटल मदर क्लिनिक पे जो आई है हिमोग्लोबिन परसेंटेज 8.5 बताती है, 8.5। तो बताइए किस कैटेगरी में वो क्लासिफाइड है? जवाब क्या देंगे? माइल्ड एनीमिया। तो ये आज के लेक्चर की सेकंड स्मॉल कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट वन डिजीज कंडीशन। लास्ट डिजीज कंडीशन ना ही रिमेनिंग कंटेंट की, पूरी ओबीजी की बीमारियों की। फर्स्ट लेक्चर जो आपका हेमरेज अबॉर्शन से स्टार्ट हुआ था वो दी एंड होगा हमारे पास लास्ट सेगमेंट इससे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। इसके पढ़ते ही बीमारियों के संसार से हम मुक्ति पाएंगे, और बीमारी से मुक्ति पाएंगे तो अगली यूनिट में इलाज करवाने को जाएंगे। तो फिलहाल सामने बोर्ड पे तैयार लास्ट कंडीशन ऑफ अवर डिजीज एरिया नेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, सामने बोर्ड पे अवेलेबल। सबसे पहले यूट्रस की नॉर्मल लोकेशन और पोजीशन पता हो तो डिस्प्लेसमेंट अपन बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो नॉर्मल इसका पोजीशन होता है वैसा नहीं होना। 2 चीज, पोजीशन, लोकेशन। पहला लोकेशन पेल्विक कैविटी, नॉर्मल लोकेशन कहां पर है? पेल्विक कैविटी। नंबर 2 पोजीशन। अब पेल्विक कैविटी में आपको पेल्विस की कसम, जहां आगे और पीछे क्या क्या होता था? आगे प्यूबिस, पीछे सैक्रम, के बीच में यूट्रस। ये जो बीच में यूट्रस होता है नॉर्मली आगे प्यूबिस की तरफ झुका हुआ होता है। पहली बात तो ये बोले यूट्रस पेल्विक कैविटी में होता है, और दूसरी ये बोल रहे हैं पेल्विक कैविटी में भी आगे प्यूबिस की तरफ झुका होता है, इसलिए बोलते हैं एंटी वर्जन। अब हमें नॉर्मल पता है तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइप की एबनॉर्मलिटीज हैं। कितने टाइप की एबनॉर्मलिटीज हैं उन्हें 1 बाय 1 बोर्ड पर लिखना शुरू करूं तो एक नाम आता है रिट्रोवर्जन, एक नाम आता है इनवर्जन, और एक नाम आता है प्रोलैप्स। कुल मिलाकर के अपने पास टोटल 3 प्रकार के डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल होते हैं। 3 प्रकार के। इसमें क्या होता है बड़े ध्यान से सुने। रिट्रोवर्जन, अभी जो बताया कि नॉर्मल यूट्रस आगे प्यूबिस की तरफ झुका होता है, वो वहां ना झुक करके पीछे आना शुरू कर दे। पीछे आना मतलब किसके पास? सैक्रम के पास। आगे की बजाय पीछे चला जाए
रेट्रोवर्जन। अब आगे पेल्विक कैविटी में होता है वहां से निकल के नीचे की तरफ जाए, और पेल्विक कैविटी से नीचे जाएगा तो एक दिन बाहर ही चला जाएगा। पेल्विक कैविटी से नीचे जाने के क्रम में नाम आते हैं इन्वर्जन और प्रोलैप्स। इन्वर्जन और प्रोलैप्स। जैसा यूट्रस था वैसा की वैसा, मतलब ऊपर फंडस नीचे सर्विक्स, एज इट इज निकल के नीचे आ जाए तो नाम प्रोलैप्स, उल्टा होके नीचे आ जाए तो नाम इन्वर्जन। तो तीन सरल चीजें। नॉर्मली यूट्रस पाया जाता है पेल्विक कैविटी में और झुका होता है आगे प्यूबिस की तरफ। ऐसा नहीं हो तो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। नाम आते हैं तीन। आगे झुकने की बजाय पीछे चला जाए रेट्रोवर्जन। पेल्विक कैविटी से नीचे जाना शुरू करें, दो नाम। सीधा नीचे जाए प्रोलैप्स, उल्टा नीचे जाए इन्वर्जन। तो ये अपने पास तीन टाइप्स होते हैं। देखते हैं इनकी डिटेल्स आगे। और डिटेल में क्या बता रहा हूं मैं, लिखा हुआ है ग्रेड। कोई भी वर्क जब कंप्लीट होता है तो ग्रेड बताते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 1 2 3। तो यहां जितने डिस्प्लेसमेंट हैं, कितने हैं, तीन हैं। तीनों की तीन तीन ग्रेड या डिग्री होती है, जिसमें नाम दे देते हैं अपन बड़े सिंपल से। क्या क्या होती है ये देखिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आपके मन में आ रही हो तो नाम दे सकते हो इन सभी को। एक को बोल दो माइल्ड, एक को बोल दो मॉडरेट, और एक को बोल दीजिए सीवियर। ये 3 डिग्री हर किसी में होती है। 1 डिग्री रेट्रोवर्जन, 1 डिग्री इनवर्जन, 1 डिग्री प्रोलैप्स, 2 डिग्री प्रोलैप्स, 2 डिग्री इन्वर्जन, 2 डिग्री रेट्रोवर्जन, 3 डिग्री रेट्रोवर्जन, 3 डिग्री इन्वर्जन, 3 डिग्री प्रोलैप्स। हर किसी की 3 होती है। 1 डिग्री का मतलब है डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ। सेकंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट जारी है। थर्ड डिग्री का मतलब डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हुआ। तो हम उस सदी के नायक नायिकाएं हैं जो काम पूरा होने को ही सही मानते हैं। तो इन 3 ग्रेड में मुझे वो बताइए जो कहता है काम पूरा हुआ, वो कौन सी थी? थर्ड डिग्री का मतलब हमेशा क्या होता है? काम कंप्लीट, पूरा हुआ। और जब बात आती है कंप्लीट की तो देखो क्या शानदार एमसीक्यू है। थर्ड डिग्री का मतलब है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट रेट्रोवर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट प्रोलैप्स। और एक कंप्लीट जो शब्द है सामने कहलाता है बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, नाम प्रोजेंडेशिया। नाम प्रोजेंडेशिया। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस is known as prosendacia. This is the first and last MCQ from your condition of displacement of uterus. Third degree displacement known as prosendacia. अब एक बात, हर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यूट्रस ठिकाने पे नहीं है, या तो वो पीछे सैक्रम पे गया या वो नीचे बाहर गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इनका इलाज होता है इमोबिलाइजेशन। यदि इसे यूट्रस को हिलने डुलने ही ना दिया जाए तो बता कैसे पीछे आएगा और नीचे आएगा? अपनी जगह पे बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। डिस्प्लेसमेंट सही करना। डिस्प्लेसमेंट सही होगा जब यूट्रस अपनी जगह पे बना रहेगा। अपनी जगह पे बनाए रखना कहलाता है इमोबिलाइजेशन। और इमोबिलाइज करने वाली डिवाइस जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस में यूज आती है उसे बोलते हैं पैसेरी। पैसेरी आर द आर्टिफिशियल डिवाइस यूज इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में
यूज करी जाने वाली आर्टिफिशियल डिवाइस का नाम क्या होता है? पैसेरी। जिस प्रकार सामने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है कि अपन ऐसे एक्सटर्नल फिंगर के थ्रू इस पैसेरी को यहां पे लगा करके आ गए। यहां पे लगाने से यूट्रस अपनी जगह पर ही इमोबाइलाइज रहा और नीचे खिसक करके नहीं आया। तो कुल मिलाकर के अपनी जगह पे बनाए रखना कहलाता है पैसेरी का यूज करना। तो ये अपने पास ग्रेड। इतना ही डिस्कशन है। अब बात कर लेते हैं जो 3 नाम थे उन हर एक को अलग अलग। जैसे सामने बोर्ड पे नाम है रेट्रोवर्जन। अब रेट्रोवर्जन में आप मुझे बताइए नीचे गया कि पीछे गया? तो जवाब था पीछे गया। तो पीछे गया में ग्रेड 3 आ जाती है, अपन ने पढ़ा भी है। तो बड़ा सिंपल आप बोल सकते हैं, ये लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सामने डायग्राम में देख लीजिए, ये एक डायग्राम और ये हैंड डायग्राम भी। इसे देखें, नॉर्मली आगे प्यूबिस के पास, ये प्यूबिस है, सेक्रम है। नॉर्मली आगे प्यूबिस के पास, 1 डिग्री में इसके पास, ये कौन है? S1। S2 में यहां पे ये वाला इलाका क्या कहलाता है? होलो ऑफ सैक्रम। 3rd डिग्री में कहां पर? जॉइंट से नीचे, जॉइंट से नीचे या सर्विक्स के ओस से भी नीचे। यदि एग्जामिनर पूछ ले एग्जैक्टली कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कहां कहां होता है, तो वो डायग्राम सामने दिखा रहा हूं। 1 डिग्री रेट्रोवर्जन में यूट्रस पीछे S1 पे है। 2nd डिग्री रेट्रोवर्जन में यूट्रस पीछे होलो एरिया पे है। 3rd डिग्री में जॉइंट पे या ओस के नीचे है। लैंग्वेज सामने बोर्ड पे लिख देता हूं। 1 डिग्री में कहां पर बताया आपको? S1 लेवल पे। 2 डिग्री में होलो ऑफ सैक्रम लेवल पे। 3 डिग्री के अंदर बिलो द ओस, बिलो द ओस। ऐसे ही बात करें नेक्स्ट वन कंडीशन, उसको देखें, नाम लिखा हुआ है इन्वर्जन। इन्वर्जन में ये नीचे आएगा, इन्वर्जन में उल्टा होके नीचे आएगा। आप देख सकते हैं यहां इन सभी डायग्राम में जो फंडस है, ये देखिए फंडस पहले बाहर आ रहा है, फंडस पहले बाहर आ रहा है, फंडस पहले नीचे आ रहा है। तो फंडस अपन जानते हैं यूट्रस में ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर वाला आइटम पहले नीचे आया मतलब उल्टा होके आया। तो इन्वर्जन में सारी बातों जितने भी करी जाती हैं उनके आगे लिखा जाता है एक शब्द, और वो क्या? अंदर का माल बाहर। अंदर का माल बाहर लैंग्वेज है इनसाइड आउट। और फिर इसके अंदर बैठ के बता दो वापस से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखते रहिए सामने की तरफ। इन्वर्जन में हमने फैसला कर लिया कि नीचे आएगा, उल्टा होके आएगा इनसाइड आउट। डायग्राम दिखा रहा हूं, हर डायग्राम में पहले फंडस नीचे आ रहा है। क्या होती है इनकी डिग्री में वो सुने। 1 डिग्री में सर्वाइकल ओस से नीचे आता है, 1 डिग्री में सर्वाइकल ओस के नीचे आना। 2nd डिग्री में वेजाइना के अंदर आना। 3rd डिग्री में वेजाइना से बाहर जाना। ये लैंग्वेज होती है। 1 डिग्री में बिलो द ओस, 2nd डिग्री में विद इन वेजाइना, 3rd डिग्री में आउटसाइड वेजाइना। लैंग्वेज सामने बोर्ड पे अवेलेबल। 1 डिग्री में एट द लेवल ऑफ ओस, 2 डिग्री में एट वेजाइना, 3 डिग्री में आउटसाइड द वेजाइना। नेक्स्ट वन, अगला जो नाम आने वाला है अपने पास में प्रोलैप्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना। प्रोलैप्स में भी ऐसा ही होगा। 1 डिग्री में ओस लेवल पे, 2nd डिग्री में वेजाइना के अंदर, 3rd डिग्री में वेजाइना के बाहर। फर्क क्या होगा? वहां सीधा आएगा, इनसाइड आउट नहीं लिखा होगा। देख लेते हैं सामने की तरफ, इसको देख लीजिए। ये अपने पास प्रोलैप्स है, गौर फरमाना और सामने देखना। ये ओस होता है तो ये फंडस किस लेवल पे आ गया? ओस के लेवल पे। अब की बार कहां चला गया? ओस से नीचे। फिर कहां चला गया? वेजाइना के अंदर। और फिर कहां चला गया? एकदम वेजाइना से बाहर। तो यहां पर जो 3 हैं उनमें सेम लिखना है बिना किसी बड़े डिफरेंस के, 1 2 3।
और हर किसी में वही लिख दो जो पहले लिखा, यहां पे ओस, यहां पे एट वेजाइना, और थर्ड वन के अंदर आउटसाइड द वेजाइना। तो आपसे एमसीक्यू बन सकते हैं ग्रेडिंग को लेकर के। इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्वर्जन और प्रोलैप्स में जो ग्रेड्स हैं उनकी लैंग्वेज सेम है, अंतर है तो किसका, सीधे उल्टे आने का। जो सीधा आएगा उसमें सिंपल लिखेंगे, जो उल्टा आएगा उसके आगे इनसाइड आउट लिखेंगे। रेट्रोवर्जन तो अपने आप में अलग है ही, पीछे लगातार S1 पे, होलो पे, जॉइंट पे, और इसके साथ खत्म बीमारी का संसार। तो आज के लेक्चर में क्या बीमारियां अपन ने डिस्कस करी, देख लेते हैं उनको एक बार। नंबर 1 कंडीशन, हाइपर एम्सिस ग्रेविडेरम, इतनी ज्यादा कि एडीएल डिस्टर्ब हो जाए। रिस्पेक्टर सिंपल है, कोई क्वेश्चन नहीं, धमाकेदार क्वेश्चन, सारे आंसर यहां से देने हैं। डिहाइड्रेशन होता है, वाइटल डिस्टर्ब होते हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कॉम्प्लिकेशन में जबरदस्त सवाल, कोर्सकॉफ साइकोसिस। इंटरवेंशन एकदम जनरल। नेक्स्ट वन, एनीमिक कंडीशन, सवाल बोरा, लेस देन 10 देना है, लेस देन 11 नहीं देना है। नेक्स्ट, कैटेगराइज करके पता लगाना है कितने ग्राम हीमोग्लोबिन लेवल पे अपन एनीमिया का कैटेगराइजेशन करेंगे। लास्ट वन, 3 प्रकार से बिगड़ सकता है, पीछे गया या नीचे गया। अब नीचे भी गया, सीधा गया कि उल्टा गया। हर किसी में 3 ग्रेड। तीसरी का मतलब कामपूरा, कामपूरा मतलब प्रोजेंडेशिया। डिस्प्लेसमेंट को जगह पर रखने के लिए यूज ली जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है, पैसेरी। आफ्टर दैट तीन ग्रेड इन तीनों की। अब दोस्तों समय हो चला है हमारे पास, डिस्कस करें अपन कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू ऑल दीज रिमेनिंग डिजीज कंडीशन। जो बीमारियां थी, रिमेनिंग कंडीशन थी, उनसे कोरिलेट। हर थ्योरेटिकल लेक्चर डिस्कशन का फ्रूटफुल रिजल्ट तब निकल के है आता जब एमसीक्यू सेशन में बच्चा जवाब देने से नहीं घबराता। स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक से एमसीक्यू पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे इस कैटेगरी में। फर्स्ट वन अपने पास सामने ये रहा, क्या लिखा हुआ है, द सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ। बड़ा सिंपल है, परिभाषा पूछ रहा है, धमाकेदार वॉमिटिंग को नाम क्या देते हैं। तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक, हाइपर एम्सिस ग्रेविडेरम। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में। आगे बढ़ो। देखो साहब, ये वो सवाल आ गया जो मैं आपको बता रहा था एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सामने बोर्ड पर आ गया। क्या लिख दिया, हीमोग्लोबिन 8.5। आज ही पढ़ा है, 8.5 कैटेगरी बता दिए, 8 से 10 कहां गया, माइल्ड में। आंसर नंबर ए, माइल्ड एनीमिया। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन को देखें। ऑल द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेप्ट, मल्टीपल गेस्टेशन में क्या नहीं होगा, देखते हैं दोस्तों। अबॉर्शन बिल्कुल होगा, पढ़ा है अपन ने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए तो बैनिश नाम देते थे, सेकंड में हो जाए तो पेपरिशियस नाम देते थे, पढ़ा है, होता है। आगे, पोस्ट मैच्योरिटी, यहां दिमाग लगाएं दोस्तों। गर्भ में जब 2 बच्चे पलेंगे तो बड़े आकार के चलते लेबर पेन समय से पहले शुरू होने की संभावना, बाद में नहीं। तो पोस्ट मैच्योरिटी नहीं होता। लो बर्थ वेट बिल्कुल होता है, 1 बच्चा नहीं है 2 बच्चे हैं, वहां पे फूड मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लो बर्थ वेट होगा। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन बिल्कुल चांसेस हैं, यदि आप एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को डील कर रहे हैं जहां पे बच्चे को पहले दिन से ही कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, तो वहां पे एबनॉर्मलिटी के चांसेस बनते हैं। तो आंसर ऑप्शन सेकंड, पोस्ट मैच्योरिटी नहीं होगा, प्री मैच्योरिटी के चांस वहां पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वन, यहां देखें, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, अपन पढ़ रहे थे अभी। प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस विद एंटायर वेजाइना, ये देखिए पूरी वेजाइना से बाहर आना। अभी जो मैं बता रहा था, कंप्लीट बाहर आ जाए तो नाम 3rd डिग्री, कंप्लीट या प्रोजेंडेशिया। ऑप्शन देखें, अवेलेबल है, बड़ा इजी ऑप्शन हमारे पास। नंबर 2 प्रोजेंडेशिया,
जहां इंडिकेट करता है हर डिस्प्लेसमेंट की थर्ड ग्रेड हमारे पास कहलाती है प्रोजेंडेशिया। नेक्स्ट वन, इसे देखें, इन केस ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस किसे बोलोगे? तो अपन ने पढ़े हैं ट्विंस, फोटोकॉपी वाले जब एक से ही दो बन जाते थे। देखते हैं, नंबर वन स्पर्म, वन ओवम एंड जायगोट डिवाइड इनटू टू, बिल्कुल सही। टू स्पर्म गलत, फिर टू स्पर्म ये गलत, वन स्पर्म टू ओवम ये गलत। थोड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ा है अपन ने, एक स्पर्म एक ओवम एक जायगोट और डिवाइड होकर के दो बच्चे, कौन से ट्विंस? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। इस अकॉर्डिंग आंसर सामने बोर्ड पे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लेके आ रहा है रिमेनिंग कंडीशन से हमारा, इसे देखिए, बाइनोविलार। बाइनोविलार का मीनिंग हो गया अपने पास में दो ओवम, कौन सी कंडीशन? डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल। बड़ा सिंपल आंसर देना है, टू ओवम टू स्पर्म। आंसर कहां पर है अपने पास? आंसर ऑप्शन बी, टू ओवम टू स्पर्म। बिना रुके आगे बढ़े, चले। द टर्म डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, अब वापस से डाइजाइगोटिक को पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है देख लेते हैं। नंबर वन, डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट ओवा एंड स्पर्म, सही है। बीन बॉर्न सेवरल आवर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये गलत है। इस लाइन का मतलब है पहला बच्चा पैदा होने के बाद बहुत समय के बाद दूसरा पैदा होता है, बिल्कुल नहीं, डिलीवरी तो एक साथ ही होती है। नेक्स्ट, डेवलप फिजिकली एट डिफरेंट रेट्स फ्रॉम ईच अदर, ये भी सही है, पर यह बात चलिए फिजिकली की कि जो ग्रोथ होती है डेवलप एक दूसरे से बहुत अलग होती है, नहीं, दिखते एक दूसरे से अलग हैं, अपीयरेंस अलग अलग होती है, पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट तो अकॉर्डिंग टू माइलस्टोन ही होती है। नेक्स्ट वन, डेवलप इन वन एमनियन वन कोरियन, बिल्कुल गलत, डाइजाइगोटिक है तो कंफर्म दो एमनियन और दो कोरियन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर ऑप्शन ए जो सही बताता है हमें डाइजाइगोटिक के बारे में। नेक्स्ट वन इधर देखें, मोनोजाइगोटिक, फिर आ गया। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है? सेम सेक्स, 100% सही है। मोनोजाइगोटिक एक से दो बने हैं तो डिफरेंट सेक्स तो हो नहीं सकता। आगे बी गलत है। सेम ब्लड ग्रुप, ये भी ठीक है, ब्लड ग्रुप भी सेम होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक ही है, इसीलिए ए और सी आंसर अपने पास ऑप्शन डी परफेक्ट है। आगे बढ़ो, चलो। पोटेंशियल वुमेन फॉर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये आपका पीजीआई का क्वेश्चन है, पूछा गया, बड़ा सिंपल है। सामने ऑप्शन देखें और डायग्नोस करें कौन सी फीमेल डायबिटीज के रिस्क पे नहीं है, पूछा गया। एक्सेप्ट नंबर वन, हिस्ट्री ऑफ ओवरवेट, पढ़ा है अपन ने, डायबिटिक होगी। प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रेमिनस, वर्तमान में पॉली डायबिटीज होगी। ओबेसिटी, एमएसएन का रिस्पेक्टर, और ये एज लेस देन 30 ईयर, जी नहीं, फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बनते हैं जब वो 30 ईयर एज के आगे क्रॉस करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सिंपल है कि ये फीमेल सेफ है, ये सेफ है, इसमें डायबिटिक रिस्क नहीं है। आंसर ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ो, क्या लेके आया? सिंपल सवाल लेके आएगा। फीमेल पेशेंट है और क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी चल रही है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में था, मैंने आपको रटाया कि ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग का उदाहरण क्लोमिफेन सिट्रेट होता है, जिसके यूज से हाइपर स्टिमुलेशन से मल्टीपल प्रेगनेंसी। सवाल यही है कि यदि इतिहास रहा है क्लोमिफेन सिट्रेट खाने का तो भविष्य में क्या गुल खिलाओगे? एक साथ दो बच्चों को लेके आओगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी ऑप्शन सेकंड बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, इसे देखें। द टाइप ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स, ठीक है,
प्रोलैप्स विच द यूटेराइन बॉडी डिसेंड टू कंप्लीटली आउटसाइड द, सेम क्वेश्चन आ गया कि कंप्लीट आउटसाइड अपन थर्ड डिग्री या प्रोजेंडेशिया बोलते हैं। इससे पहले जो सवाल आया था ऑप्शन में प्रोजेंडेशिया था, यहां प्रोजेंडेशिया नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर दें। तो ज्ञानियों फोर्थ तो कुछ होता ही नहीं है, लास्ट आंसर थर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वन। चलिए ये अभी रटाया था आपको, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम की कॉम्प्लिकेशन, ये क्वेश्चन जिपमर पांडिचेरी, ये रहा अपने पास में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमर पांडिचेरी में पूछा गया सवाल था ये। आंसर कोर्टकॉफ साइकोसिस, जहां पे आपको बताया किस प्रकार वर्निक्स एंसेफेलोपैथी से मेमोरी लॉस जैसा प्रेजेंटेशन पेशेंट का हो जाता है। अगला देखें, ये थोड़ा बड़ा है, बड़े ध्यान से सुने। The nurse implement a teaching plan for a pregnant client newly diagnosed with gestational diabetes. Which statement made by the client indicate further teaching? चलो साहब, एक प्रेग्नेंट फीमेल को अभी डायग्नोस हुई है डायबिटीज, नर्स वहां पे उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। प्रेग्नेंट मदर ने ऐसा क्या कहा, मतलब गलत कहा कि आपको उसे करेक्ट करना है, सही बताना है। मां ने क्या गलत कहा, देखते हैं सामने। आई शुड स्टे ऑन डायबिटिक डाइट, बिल्कुल डाइट को ध्यान रखना है। आई शुड परफॉर्म ग्लूकोज मॉनिटरिंग, हां घर बैठे जांच कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आई शुड अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंसुलिन, ये गलत है भाई, अवॉइड नहीं करना। हम तो इंस्ट्रक्शन देकर के आते थे और वहां पर स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग बताते थे, तो मम्मी ये क्या बोल दिया, ये तूने गलत बोल दिया और ये मेरा आंसर बन गया। लास्ट वन, आई शुड बी अवेयर ऑफ एनी इन्फेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, आप डायबिटिक हैं तो इन्फेक्शन के लिए अवेयर रहें। दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू, all statements are correct given by the pregnant mother, but when she told regarding avoidance of exercise, this will work as a negative effect, need further teaching by the nurse, so your answer will be option C। आगे बढ़ते हैं, सवाल बड़ा आ जाए तो क्या हुआ, जवाब तो बड़ा सरल ही था उसका। अगले पे चलो, क्या बोल रहा है। हाँ भाई, ये रटा दिया मैंने आपको। डायबिटीज के अंदर जब मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उनमें से एक बताया था हाई कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, लेबर एंड डिलीवरी। सवाल है डायबिटीज वाली कंडीशन को कब मैनेज करना बहुत भारी काम हो जाता है, जवाब जब समय लेबर डिलीवरी का आता है। नेक्स्ट वन, इसे देखें, यह बड़ा सिंपल, यह भी याद है कि जनरल रूटीन स्क्रीनिंग कब करते हैं, 24 से 28 में। यदि बात आती हाई रिस्क स्क्रीनिंग की, आंसर होता 8 से 12 वीक। नेक्स्ट वन, चलिए साहब प्रोलैप्स फिर देख लेते हैं। डिसेंट ऑफ यूट्रस टुवार्ड इंट्रोइटस, वेजाइना में, इंट्रोइटस का मतलब है वेजाइना। अब की बार ध्यान से, यूट्रस नीचे आ रहा है वेजाइना की तरफ, तो अपन ने पढ़ा है ओस पे हो तो 1, वेजाइना में हो 2, बाहर हो तो 3, वेजाइना में आना, सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। आंसर बी, ऑप्शन सेकेंड, ये भी गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए, अच्छा सवाल है। द नर्स इन मैटरनिटी यूनिट रिव्यू द क्लाइंट रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड देख रही है। विच क्लाइंट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज मोस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग डीआईसी, सेलेक्ट ऑल अप्लाई। मॉसबी का क्वेश्चन है, दिए गए सारे ऑप्शंस में से ऐसे ऑप्शन छांटिए जिनमें मदर को डीआईसी का रिस्क हो। अब डीआईसी का रिस्क फैक्टर याद कर लो, क्या था, डेड फीटस सिंड्रोम, और क्या बताया, जब भी बच्चा मरे या गंदा खून अंदर मिले। देखते हैं, नंबर 1 प्राइमरी ग्रेविडा विद माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, इसे खतरा नहीं है। प्राइमरी ग्रेविडा डिलीवर 10 पाउंड इंफेंट, खतरा नहीं है। ग्रेविडा सेकेंड डायग्नोस विद, बिल्कुल तू तो रह भैया, तेरे को तो भयंकर खतरा है कि जेब में क्या लेकर बैठी है, डेड फीटस सिंड्रोम। ग्रेविडा 4 डिलीवर 8 आवर अगो एंड लॉस्ट 500 ml, इसे पीपीएच हुआ। पर गौर करने वाली बात यह है कि 8 घंटे में 500 ml निकला।
गौर फरमाना दोस्तों, ब्लड लॉस हुआ पर ब्लड सारा बाहर गया, अंदर रुकता, क्लॉट करता तो डीआईसी होता। पीपीएच है पर पीपीएच में सारा ब्लड एज ए फ्रेश ब्लड लॉस हो गया, अंदर बॉडी में रिटेन नहीं है, और रिटेन नहीं है तो डीआईसी भी नहीं है। लास्ट वन, प्राइमरी ग्रेविडा डायग्नोसिस सीवियर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीवियर प्री एक्लेम्सिया जब होता है तो हेमरेज होता है, और वो सारे हेमरेज इंटरनल होते हैं, पढ़ा है मैंने। सिर में फट गया ब्रेन हेमरेज, यूट्रस में फट गया अब्रप्टिव प्लासेंटा, किडनी में फट गया रीनल फेलियर, ये सारे हेमरेज इंटरनल हैं। जितने इंटरनल हेमरेज होते हैं उनमें ब्लड इंटरनली क्लॉट होता है और डीआईसी को न्योता देता है। इस लिहाज से ऑल कैटेगरी में दो ऑप्शन आते हैं, सी और ई। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई। चलिए डीआईसी को सलाम, आगे बढ़ते हैं। The major cause of the increased risk of morbidity and mortality among the gestation, twin gestation। अच्छा सवाल है। सवाल यह पूछ रहा है ट्विंस प्रेगनेंसी जब होती है, ट्विंस गेस्टेशन है, तो ज्यादातर मरने की संभावना किस कारण होती है बच्चे की? ऑप्शन डायबिटीज के कारण, प्लासेंटा नीचे आने के कारण, उल्टा सीधा होने के कारण, या प्रीटर्म कारण। तो बहुत सिंपल आंसर है, अपन ने पढ़ा है जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है प्री टर्म का खतरा रहता है, और हर प्री टर्म बच्चे को रेस्पिरेटरी पल्मोनरी मैच्योरिटी कम होने का चांस होता है, आरडीएस से मौत हो सकती है। बाकी सब नॉन वाइटल हैं। वाइटल कौन है? लंग्स। आंसर प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म आएगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चलते जान गंवा देगा। आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे, इधर देखें। यदि पहला बच्चा ट्रांसफर लाइन में है और दूसरा सीधा है तो क्या करोगे? तो देखो दोस्तों, जब पहला ही हो उल्टा ट्रांसवर्स हो, वहीं हाथ जोड़ दो, सिजेरियन कर दो। नॉर्मल डिलीवरी तभी प्लान करो जब फर्स्ट बेबी अप्रोप्रिएट लाइन में हो। फर्स्ट बेबी ट्रांसफर है तो रिस्क नहीं लेना है, सिजेरियन करना है। आंसर ए। लास्ट वन सेगमेंट देख लेते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए क्या सही है? देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ट्विन डिसाइड द मोड ऑफ डिलीवरी। नहीं भाई, पहला बच्चा कैसा है उससे डिसाइड होता है डिलीवरी कैसे होगी। दूसरा, इंटरनल पोडालिक वर्जन शुड नॉट बी परफॉर्म। अरे करते हैं, हमने किया है। दूसरे बच्चे को बाहर निकालने से पहले ट्रांसफर लाई थी तो अपन ने पोडालिक वर्जन किया था, यह भी गलत। मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऑलवेज हैव सेम सेक्स। कंफर्म, मोनोजाइगोटिक का 500% सेक्स सेम होता है। लास्ट वन, कॉमनली गोज पोस्ट मैच्योर। जी गलत साहब, कॉमनली तो ये प्री टर्म आते हैं। तो ये अपने पास कुछ एमसीक्यू सेशन अवेलेबल था हमारे डिजीज पोर्शन से, और इसी के साथ बीमारियों का संसार खत्म होता है। वो संसार जो हेमरेजिक कंडीशन की 5 बीमारी, अबॉर्शन, एक्टोपिक, मोल, प्लासेंटा पीवरिया, एब्रप्टिव प्लासेंटा, हाइपरटेंशन की बीमारी, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, अबनॉर्मल लेबर की बीमारी, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, प्रीटर्म लेबर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, माल प्रेजेंटेशन, रिमेनिंग डिजीज कंडीशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, आईयूडी, डीआईसी, डायबिटीज, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, एनीमिया, डिस्प्लेसमेंट से भरा हुआ था। अब वो खत्म होता है। नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ इलाज भरी बात। तब तक के लिए धन्यवाद।